नमस्कार दोस्तों, कल हमने एक नए टॉपिक के बाद चर्चा की थी, राष्ट्रीय मानवाधिकार पर चर्चा की थी। आज हम उसी टॉपिक को आगे पढ़ने वाले हैं। आगे क्या क्या चीज पढ़नी है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक है, जो चल रहा है, वो टॉपिक है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसका जो गठन हुआ था वो किसके आधार पर हुआ था? इसका गठन हुआ था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसका क्या हुआ था? इसका गठन हुआ था। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा इसका गठन वाली बात हुई थी, जो हमने देखी थी। कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन हुआ। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। इसके अलावा इसको भारत देश का मानव अधिकारों का प्रहरी कहा जाता है। इसमें जो सदस्य संख्या होती है, सदस्य संख्या, उसकी भी हम बात कर चुके थे कि दो तरीके के सदस्य होते हैं, प्रमुख सदस्य और सहयोगी सदस्य। जो प्रमुख सदस्य होते हैं उसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। और जो सहयोगी सदस्य होते हैं, इनके अंदर हम देखते हैं महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग हो गया, अल्पसंख्यक आयोग हो गया, तथा हम देखते हैं जनजाति आयोग। जनजाति आयोग की बात करें तो जनजाति आयोग, इसके अलावा अनुसूचित जाति आयोग, ये इसके सहयोगी सदस्य होते हैं। इसके अलावा एक महासचिव होता है। तो इस तरह इनके सदस्यों की हमने बात की। इसके बाद हमने बात की कि सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इनकी जो सदस्यों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनके सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पे करता है? तो राष्ट्रपति एक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित कमेटी की सिफारिश पर करता है। तो किसकी सिफारिश पे करता है? राष्ट्रपति। इसकी नियुक्ति की अगर हमने बात की थी कल, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली गठित समिति की सिफारिश पर, जिसमें कौन कौन होते हैं हमने बात की। लोकसभा अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का उपसभापति होता है, इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष का नेता होता है, इसके अलावा गृह मंत्रालय का अध्यक्ष होता है। गृह मंत्री कह सकते हैं। इनकी अध्यक्षता में कुछ नाम सजेस्ट किए जाते हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद उनको नियुक्ति दी जाती है। अब हम बात करते हैं कि इनका कार्यकाल कितना होता है। तो इनके कार्यकाल की बात कर लेते हैं। कार्यकाल देखिए, कार्यकाल, अगर हम कार्यकाल की बात करें तो इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। तो कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ध्यान रखना, जो भी पहले हो, चाहे 5 वर्ष की आयु पहले हो
चाहे 5 वर्ष की अवधि पहले हो, चाहे 70 वर्ष की आयु पहले हो, उसके आधार पर इनका कार्यकाल रखा गया है। अगर वो 68 साल की उम्र में इसके सदस्य बनते हैं तो 2 साल के बाद उनको पदमुक्त कर दिया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी वो पहले कर ले उसके आधार पर इनका कार्यकाल डिसाइड किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इनका कार्यालय कहाँ है, अगर हम कार्यालय की बात करें, कार्यालय तो इनका कार्यालय दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में इनका कार्यालय है। इनका कार्यालय दिल्ली में है तथा सरकार की अनुमति के अनुसार ये अन्य स्थान पर भी अपना कार्यालय बना सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना। लेकिन इनका जो कार्यालय है वो कहां पर है? इनका जो कार्यालय है वो दिल्ली में है। नियुक्ति की बात हमने कर ही ली। अब इनकी बात करते हैं हम, इनको किस तरह पद से हटाया जाता है। इनको किस तरह पद से हटाया जा सकता है, तो पद मुक्ति की बात करते हैं। पद मुक्ति, इनको पद मुक्ति किन आधार पर की जा सकती है? तो साबित कदाचार, साबित कदाचार, अक्षमता, अक्षमता, इनके आधार पर, साबित कदाचार, अक्षमता के आधार पर इनको पद से मुक्त किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा इनको इस आधार पर पद से हटाया जा सकता है। इस बात का भी ध्यान रखना है, अक्षमता के आधार पर और साबित कदाचार के आधार पर। लेकिन यह साबित होगा जब इसकी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जांच करेगा। सर्वोच्च न्यायालय इसकी क्या करेगा? जांच करेगा इस कदाचार की और अक्षमता की, और जांच में अगर सही पाया गया तब ही राष्ट्रपति इन्हें पदमुक्त कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर वो पागल हो गया कोई सदस्य, या दिवालिया हो गया, पागल हो गया या दिवालिया हो गया, या कहीं पर सवैतनिक कार्य कर रहा है, सवैतनिक, सवैतनिक क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है कहीं पर, तो भी उसे पद से हटाया जा सकता है। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को पदमुक्त किया जा सकता है। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के क्या क्या कार्य हैं, उन पर नजर डालेंगे। तो इसके कार्य देख लेते हैं। कार्य, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य, मानव अधिकारों के उल्लंघन संबंधी जो शिकायत है उनकी क्या करता है? जांच करता है। मानव अधिकार के उल्लंघन संबंधी शिकायत, शिकायत की जांच करना। पहला कार्य क्या है इनका? अगर इनको खुद ऐसा लगे कि कहीं पर किसी मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो ये खुद अपने अकॉर्डिंग जांच कर सकती है, या अगर कोई याचिका करे और कोई याचिका डाले और वहां पर इनको लगे कि अतिक्रमण हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, या कोई लोक सेवक लापरवाही कर रहा है। क्या कर रहा है? कोई लोक सेवक लापरवाही कर रहा है। अगर कोई लोक सेवक लापरवाही कर रहा है तो उसकी भी जांच कर सकते हैं। उसकी भी जांच किसके द्वारा की जा सकती है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा इनकी जांच की जा सकती है। इसके अलावा न्यायालय में कोई लंबित मानवाधिकार संबंधी कोई मामला चल रहा है तो उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार भी इनके पास है। ये वो कार्य करते हैं, हस्तक्षेप करके मानवाधिकार
में मानव को अधिकार दिलाने का काम करते हैं, उसमें हस्तक्षेप लेते हैं, उसमें साक्ष्य ये लोग दे सकते हैं, प्रश्न भी ये लोग पूछ सकते हैं। तो ये बात हस्तक्षेप करने का काम भी इनका है। दूसरा हम कह सकते हैं कि न्यायालय में मानवाधिकार संबंधी कौन से मामले, लंबित मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है इनके पास। ये हस्तक्षेप करके उस मामले में संज्ञान ले सकते हैं, ये सलाह दे सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, कुछ साक्ष्य बटोर सकते हैं ये, या कहीं पर किसी भी जगह की तलाशी लेने का भी अधिकार इनके पास है। खुद एक न्यायालय की तरह काम करते हैं, सिविल न्यायालय की शक्ति इनके पास खुद के पास होती है। इसके अलावा अगर कहीं कारागृह में, जैसे कारागृह है, उसमें कौन रहते हैं, अपराधी रहेंगे, कैदी रहेंगे, तो वहां की जो व्यवस्थाएं हैं या इसी तरीके की अन्य संस्थाएं, कारागृह तथा अन्य ऐसी कोई संस्थाएं हैं, अन्य संस्थाएं, कोई भी संस्था हो जहां पर मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, वहां की जो परिस्थितियां हैं वो मानव के लिए अनुकूल नहीं है, जो वहां की परिस्थितियां हैं वहां मानव रहने योग्य नहीं है। जैसे कोई जेल है जहां पर भयंकर गंदगियां हैं, तो उसको रोकने का अधिकार, क्योंकि मानव उसमें, मानव के अधिकार है, साफ सुथरी जगह पर रहेगा, गंदगी में नहीं रहेगा, उसको कुछ अनुकूल वातावरण चाहिए होता है। तो कारागृह में और अन्य संस्थाओं में रहने की जो परिस्थितियां हैं उनकी भी ये जांच कर सकता है। कारागृह तथा अन्य संस्थाओं में रहने की परिस्थितियां, रहने की परिस्थितियों कि वहां पर सुविधाएं हैं या नहीं है, या सुविधाओं की जांच ये कर सकता है। ये काम है कई मानव का, एक मानव होने के नाते जो अधिकार मिले हुए हैं, किस नाते, मानव को एक मानव होने के साथ उनके साथ अमानवीय व्यवहार कहीं ना हो, ऐसा उनके साथ कोई व्यवहार ना हो जिससे वो ये लगे कि मानव के साथ नहीं, ये जानवरों के साथ करने वाला व्यवहार है और वो मानव के साथ किया जा रहा है कहीं पर कारागृह में या अन्य संस्थाओं में। तो उन परिस्थितियों में वहां की परिस्थितियों की जांच भी ये कर सकता है। इसके अलावा संविधान या कानून के द्वारा कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बना रखी है जो मानव अधिकारों का रक्षण करती है, तो उनकी पुनर्परीक्षा भी कर सकता है, उनको प्रभावी रूप से लागू करने के लिए अनुशंसा इसके द्वारा की जा सकती है। तो हम चौथे पॉइंट में लिख सकते हैं, देखिए, जैसे संविधान कानून लिख लीजिए, कानून जो क्या कर, कानून जो संरक्षण करते हैं मानव अधिकार संरक्षण में, कानून जो मानवाधिकार संरक्षण से संबंधित है, उनकी पुनर्परीक्षा, अर्थात उनको पुनः जांचना कि उनमें सही है, कुछ गलत तो नहीं, कुछ खामियां तो नहीं है। इसके अलावा अनुशंसाएं लागू करने की अनुशंसाएं कर सकता है, अनुशंसा कर सकता है। यह कार्य है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। इसके अलावा मानव अधिकार संबंधी शिक्षा के कार्य भी कर सकता है कि मानव अधिकार, लोगों को पता चले कि मानव अधिकार किसे कहते हैं, हमारे कौन कौन से अधिकार है, किन किन अधिकारों की हमको रक्षा का अधिकार है, एक मानव होने के नाते हमें किस तरह के अधिकार मिलते हैं, इससे संबंधित शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का कार्य किसका है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का है। तो हम कह सकते हैं मानवाधिकार संबंधी शिक्षा के प्रसार और प्रचार का अधिकार, प्रचार का कार्य भी इसके द्वारा
किया जाता है। हम ये भी कर सकते हैं कि मानवाधिकार संबंधी शिक्षा के प्रचार प्रसार से संबंधित जो कार्य है वो भी इनके द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा मानवाधिकारों का संरक्षण ये करता है, उनमें अभिवृद्धि ये करता है, और आवश्यक उसके अंदर अभिवृद्धि के लिए क्या क्या आवश्यक कार्य है वो भी इनके द्वारा किए जाते हैं। तो मानवाधिकारों का संरक्षण इनके द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? मानवाधिकार का संरक्षण ये करता है और अभिवृद्धि का कार्य भी करता है। अभिवृद्धि का कार्य, संरक्षण व अभिवृद्धि का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? संरक्षण में अभिवृद्धि का कार्य राष्ट्रीय मानवाधिकार के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा मानवाधिकार संबंधी शोध कार्य, रिसर्च कार्य भी इनके द्वारा किए जाते हैं। कौन से? मानवाधिकार संबंधी। तो हम कह सकते हैं अन्य कार्यों में मानवाधिकार संबंधी कौन से कार्य? शोध कार्य भी इनके द्वारा, मानवाधिकार संबंधी शोध कार्य भी इनके द्वारा किए जाते हैं। शोध कार्य भी इनके द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा। इसके अलावा ये सिविल न्यायालय की शक्तियां के समान इसकी शक्तियां होती है और इस तरह की जांच कार्य भी कर सकती है। अन्य कार्य हम देख लेते हैं। अन्य कार्यों में अन्य और कौन कौन से कार्य है? अन्य कार्यों की अगर हम बात करें तो देखिए, सिविल न्यायालय की शक्ति होती है इसके पास, सिविल न्यायालय की शक्ति होती है, ठीक है ना? तो इसके समय कब? ये जांच के समय इस शक्ति का प्रयोग कर सकती है। जांच के समय ये इसका कार्य है। सिविल न्यायालय की शक्ति के रूप में ये जांच कार्य करती है। साक्ष्यों को बुलाना, ये साक्ष्यों को बुला सकती है अपने पास, है ना? तो साक्ष्यों को बुलाना, उनकी परीक्षा करना, उनको जांचना, अर्थात जांचना, ये किसी भी आयोग, किसी भी भवन की जांच करने का अधिकार भी रखती है। किसी भी भवन या मकान कह सकते हो, मकान की जांच कर सकती है, जांच कर सकती है। अगर कहीं मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो उसकी मकान की जांच करना, भवन की जांच करने का अधिकार भी इनके पास होता है। वहां पर ये दस्तावेजों को खोज सकती है और किसी भी व्यक्ति से ऐसा लगता है कि इनको कहीं कोई सूचना प्राप्त करनी है, सूचना क्या करनी है? प्राप्त करनी है, तो उसको ये सूचना के लिए आदेश दे सकती है और उस व्यक्ति को ये सूचना इनको देनी ही देनी होगी। तो सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी इनके पास है। तो ये सब अधिकार मानवाधिकार आयोग के पास है। तो आज हमने इनकी पदच्युति, इनको किस तरह पदमुक्त किया जाता है तो ये देखा। तो हम देखते हैं कि साबित कदाचार के आधार पर इनको पदमुक्त किया जा सकता है इसके सदस्यों को, तथा अगर अक्षमता के आधार पर भी इनको पदमुक्त किया जा सकता है, पागल होने पर पदमुक्त किया जा सकता है, दिवालिया होने पर पदमुक्त किया जा सकता है, या कहीं पर सवैतनिक रूप से अगर ये काम कर रहे हैं तो वहां से भी इनको वहां उस आधार पर इनको राष्ट्रपति के द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है। तथा मानवाधिकार जो दिवस है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखना, कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है, मनाया जाता है। 10 दिसंबर को ये मनाया जाता है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है और ये आतंकवादी जो हिंसक कार्रवाई है उनकी भी जांच कर सकता है। ध्यान रखना, ये कार्य लिख लीजिए आप, आतंकवादी हिंसक कार्रवाई अगर किसी के द्वारा की जाती है उसकी भी क्या कर सकता है? जांच कर सकता है। इनकी भी ये जांच करने का अधिकार रखता है। तो एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है इसके पास कार्य करने का। आज एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में ये देखता है कहीं मानवाधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, किसी संधि, इसके कारण संधि, समझौते सब इसकी निगरानी में किए जाते हैं। ये निगरानी रखता है, हर संधि और समझौते की जांच करता है कहीं मानवाधिकार का
क्या हनन तो नहीं हो रहा है। एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा आयोग है इसका, हम वो भी देखते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर तो है ही, इसके अलावा राज्य स्तर पर भी राज्य मानवाधिकार आयोग बनाया हुआ है। तो एक बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों की रक्षा का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा किया जाता है। इसीलिए भारत का मानवाधिकार जो आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसे हम मानवाधिकारों का प्रहरी कहते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक है, हमने इनमें कार्य वगैरह देखे, ये पूरा हुआ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।